देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन था 31 नंबर का। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिस द सेवंथ एलिमेंट स्टोर्ड इन एरे। एरे के अंदर जो स्टोर है हमारे पास एलिमेंट, उनमें सेवंथ नंबर का बताना। तो यहाँ पे एरे का क्या नाम है? एरे का नाम एरे ही है, ठीक है। और एरे का नाम एरे दिया हुआ है, उसके साथ साथ आप अगर यहाँ पे देखेंगे एरे की इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमारे पास चलती है। तो सेवंथ एलिमेंट की इंडेक्सिंग क्या होगी? 6 होगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो सेवंथ एलिमेंट जो होगा उसकी इंडेक्सिंग हमारे पास क्या होगी? 6 होगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ए वाला आंसर हो जाएगा। एरे 6 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। देव कुमार अपना कैमरा बंद कर लो भाई। हाँ निशु बेटा, कुछ बोलना है? माइक्रोफोन ऑन है तुम्हारा। नहीं सर, वो गलती से वो आवाज नहीं आ रहा था तो वही। अच्छा, अब आ रही है आवाज? स्क्रीन सब क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा ए वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन एरे। एरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका मेमोरी एड्रेस बताना है आपको, क्या होगा। तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, जैसे मान लिया एरे नाम से एक वेरिएबल इन्होंने बनाया है, एरे बनाया है। इसमें अगर आप देखोगे, मान लिया हमारे पास एरे के अंदर 5 एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ 5 8 3 9 2, ये है। इनकी इंडेक्सिंग क्या होगी? 0 1 2 3 4 ऐसे होगी। किस टाइप के एलिमेंट है ये? इंटीजर टाइप के। मान लिया इंटीजर, ये 16 बिट के इंटीजर पे है, यानी 2 बाइट का होगा। तो एक एड्रेस, एक एलिमेंट 2 बाइट ले रहा। अगर ये 32 बिट में होगा तो 4 बाइट लेगा। तो अगर इस एलिमेंट का एड्रेस 100 है, तो नेक्स्ट वाले का क्या होगा? 102 होगा। इसका क्या होगा? 104 होगा। इसका 106 होगा। इसका 108 होगा। इस तरीके से हमारे पास होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं कि मैंने किया सी आउट, आप बताओ कि हमारे पास जो एरे है, एरे 0 लिखा मैंने, तो ये क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? एरे 0, बताओ क्या प्रिंट करेगा? एलिमेंट। ये एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट यानी 5 प्रिंट करेगा, 5। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखो, यानी एरे 0 का आउटपुट क्या आएगा? 5। एरे 1 किया तो एरे 1 का आउटपुट क्या आएगा? 8। 8 आएगा। एरे 2 का एलिमेंट क्या वो 3। एरे लिखा हुआ है, ओनली लिखा हुआ है, तो इसका ये आउटपुट एड्रेस ये बताता है एड्रेस देगा सर। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो अगर आप सी आउट ओनली एरे करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट जो मिलेगा वो 100 मिल जाएगा। यानी जो बेस एड्रेस है वो रिटर्न करता है, बेस एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा। एलिमेंट इंडेक्स एक्सिस होंगे, बिना इंडेक्स के कर गए तो हमारे पास क्या होगा? वो एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है, एड्रेस को डिनोट करेगा। तो इसका आउटपुट होगा आपके पास एरे। अगर आप यहाँ पे स्टार लगा देते हैं तो स्टार हमारे पास क्या बताता है? वो पॉइंटर को डिनोट करता है, ठीक है, यानी एड्रेस से वैल्यू निकालना। यानी अगर आपको कहा जाए सी आउट स्टार एरे कर दिया आपने, तो इसका मतलब है जो 100 एड्रेस है, एरे का मतलब क्या है? 100। तो 100 एड्रेस पे क्या वैल्यू है? 100 एड्रेस पे वैल्यू है 5, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऐसे ही देखो, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टार को एड्रेस मानने लगते हैं। स्टार का मतलब एड्रेस नहीं होता, इसका मतलब होता है एड्रेस पे जो वैल्यू है वो। अगर आपके पास एरे 0 का आउटपुट जो है क्या आ रहा है? एरे 0 का आउटपुट आपके पास आ रहा है यहाँ पे 5,
ठीक है। अगर इसके साथ M% का साइन लगा दिया तो M% लगाने पे यानी ये जो एलिमेंट है ये किस एड्रेस पे है, ये M% एड्रेस बताएगा, तो यहाँ पे 100 देगा। तो एरे का आउटपुट 100 आएगा इस वाली लाइन का, इसको करेंगे इसका आउटपुट 100 आएगा, एरे 0 करेंगे तो 5 आएगा, और स्टार एरे करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, हमारे पास डी हो जाएगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं डी वाले ऑप्शन को। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहा गया है कि इन फिल इन द ब्लैंक्स है, इन ए टेबल रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप अमंग ए सेट ऑफ वैल्यूज। तो सेट ऑफ वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप किसके थ्रू डिनोट करी जाती है। ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज जो है, एक टेबल दी हुई है, एक टेबल है, टेबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास ये एक टेबल बनी हुई है जिसमें एक आईडी है, एक नेम है, एक एज है, ये 3 कॉलम है। ठीक है, इन 3 कॉलम में हमारे पास यहाँ पर 1, 2 और 3 ये 3 रो बनी हुई है मान लें, जिसमें लिखा हुआ है राम, राज, सैम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 18, 20, 25 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें कहा कि रिलेशनशिप अमंग द सेट ऑफ वैल्यूज। जब सेट ऑफ वैल्यूज क्या है, किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज को क्या कहेंगे, और वो रिलेशनशिप किसके थ्रू डिनोट करी जाएगी, कॉलम के थ्रू, रो के थ्रू, की के थ्रू, या प्राइमरी की के थ्रू, बताओ। की के थ्रू होगा। की का मतलब क्या है, सी की। हाँ, तो की बोल रहे हैं ना आप, सी वाला आंसर बोल रहे हैं ना। तो की का मतलब क्या है, यहाँ की के थ्रू कैसे होगी रिलेशनशिप सेट ऑफ वैल्यूज की। सेट ऑफ वैल्यूज को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज। रो। सेट ऑफ वैल्यूज रो होंगी, कॉलम नहीं हो सकते कि आईडी के अंदर कौन सी वैल्यूज हैं वो बताइए, नेम के अंदर कौन सी वैल्यूज हैं वो बताइए, एज में कौन कौन सी वैल्यूज हैं वो बताइए। ये भी कॉलम होगा सर, तो कॉलम होगा। रिलेशनशिप हमें टेबल में देखो, यहाँ पे सबसे पहली चीज आप समझ लो, 2 कॉलम के 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप नहीं पूछी, इसमें कहा कि ए इन ए टेबल रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमंग ए सेट ऑफ वैल्यूज। तो रिलेशनशिप क्या है वैल्यूज के बीच में, वो डिफाइन करने के लिए हमारे पास की यूज करी जाती है। की का मतलब होता है कंस्टेंट। की मतलब क्या होता है, कंस्टेंट्स होते हैं। जो कंस्टेंट होते हैं, की का मतलब क्या है, देखो अगर प्राइमरी की कहा हमने, तो प्राइमरी की हमारे पास होती है ऐसी जो नॉट नल हो और हमारे पास क्या हो, यूनिक हो। एक यूनिक की भी होती है, कैंडिडेट की भी होती है, फॉरेन की भी होती है, अलग अलग होती है। की का मतलब एक स्पेसिफिक कॉलम जिसपे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस लगी हो, उन कंडीशन को ही कंस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कॉलम जिसपे कोई स्पेसिफिक कंडीशंस लगी हो, कॉलम तो होगा लेकिन रिलेशनशिप, जैसे मान लिया मैंने एज नाम का एक कॉलम है पे कहा कि यहाँ पर जो है हमारे पास एज 18 से 40 के बीच में ही रखनी है आपको। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, कंस्टेंट लगा दिया कि भाई एज के बीच में जो जितनी भी वैल्यूज होंगी उनकी जो है हमारे पास रिलेशनशिप क्या होगी, उनके बीच की रिलेशनशिप होगी कि 18 से 40 के बीच में ही होंगी वो सारी की सारी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंस्टेंट है, कंस्टेंट के थ्रू हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं। या हम किसी कॉलम में डेटा टाइप की, बस इसमें सारी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, इस तरह की फ्लोट होनी चाहिए। तो कंस्टेंट जो होते हैं कॉलम पे, जो कंस्टेंट लगते हैं उनके थ्रू रिलेशनशिप डिफाइन करी जाती है। अब यहाँ पे जब सेट ऑफ वैल्यू दी गई है, सेट ऑफ वैल्यू रोज की नहीं होती, कॉलम में रखी जाती है हमारे पास। भाई एज है, एज के अंदर हमारे पास जो डोमेन दिया हुआ है, रेंज दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आएंगी। आईडी में आईडी की वैल्यू आएंगी। तो वैल्यूज हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ये नहीं, ये एंटिटी की वैल्यू है
हमारे पास। रो वाली जो है एंटिटी की वैल्यू होती है, कॉलम वाली टोटल हमारे सेट ऑफ वैल्यूज। भाई आपसे कहा गया कि हमारे ये मान लिया स्टूडेंट की टेबल है और स्टूडेंट जो है 50 स्टूडेंट है, आईडी 1 से शुरू होकर 50 तक है, तो आईडी की सेट ऑफ वैल्यूज क्या होगी 1 to 50, वो हो गई। एज की क्या होगी 18 से 40 होगी, ये सेट बन गया। तो हमारे पास कॉलम है और कॉलम पे जब स्पेसिफिक कोई कंडीशंस लगाते हैं तो वो रिलेशनशिप हमारे पास बताता है। अगर हम खाली यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज की बात कर लें कि केवल सेट ऑफ वैल्यूज, तो आप कॉलम को भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि हम की लगा दें, तो वो कंस्टेंट के बेस पे बताता है कि जैसे इस पे लगा दी कि ये प्राइमरी की होगी, इस पे लगा दी कि ये हमारे पास जो है 18 से 40 के बीच में हो, इस तरह का चेक कंस्टेंट हम लगा के इसमें कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे ये लगा के नेक्स्ट करते हैं कि द टर्म इज यूज्ड टू रेफर ए रो। रो को किस चीज से रेफर करते हैं बताओ। टपल से। टप्पल से सर। टपल से। और जो हमारे पास ये होता है एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट को कॉलम। 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 एट्रीब्यूट होता है हमारे कार्डिनलिटी भी है कॉलम से ही। क्या डिग्री से भी तो नंबर ऑफ टपल्स को इंडिकेट करता है ना सर, डिग्री। तो डिग्री नंबर ऑफ एट्रीब्यूट करता है, टपल नहीं। ठीक है, टपल नंबर ऑफ टपल कार्डिनलिटी कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ की बात नहीं करी गई, यहाँ पे केवल रो की बात करी गई है। नंबर ऑफ की बात करी जाए, नंबर ऑफ रोज जो है वो हमारे पास कहलाती है कार्डिनलिटी। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है या एट्रीब्यूट्स जो है वो हमारे पास कहलाती है डिग्री किसी टेबल की। और यहाँ पर जो है केवल रो की बात करी गई, नंबर ऑफ रो की बात नहीं करी गई। तो रो होता है हमारे पास टपल और एट्रीब्यूट मतलब होता है कॉलम। फील्ड भी कॉलम को ही बोलते हैं। इंस्टांस बोलते हैं हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर टेबल के अंदर जो भी कंटेंट है वो पूरी टेबल या पूरा डेटाबेस उसका इंस्टांस है, या ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि द टर्म एट्रीब्यूट्स रेफर टू ए ऑफ ए टेबल। बताओ क्या आंसर होगा। कॉलम। एट्रीब्यूट क्या है, कॉलम। एट्रीब्यूट मतलब कॉलम हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो एट्रीब्यूट हो गया कॉलम यहाँ पे। तो एसक्यूएल के सर क्वेश्चन जो आपने रिलेशन बताया था डेटा उसमें, उसका क्या आंसर बताया था आपने? इसका आंसर की। ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे कहा गया है कि रेफर टू द प्रोसेस। ठीक है, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड रिमूविंग द एरर इन द प्रोग्राम। डिबगिंग सी सर। क्या होगा उसका, क्या कह रहे बेटा। डिबगिंग। डिबगिंग। डीबगिंग। ठीक है, हमारे पास डीबगिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे प्रोग्राम में एरर है उनको फाइंड आउट करना और रिमूव करना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीबगिंग। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी वाला। ठीक है, पॉइंटर क्या होता है। ए सर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। सी एड्रेस ऑफ वेरिएबल। इसमें हम पॉइंटर यूज एड्रेस ऑफ वेरिएबल सर ये होगा। address of a variable या an indication of variable to be accessed next a variable for storing address, the data type of an address variable। तो क्या होता है address of a variable of similar same type। ठीक है, अगर डिफरेंट टाइप का है तो वो जेनरिक पॉइंटर कहलाता है, वो अलग अलग टाइप के रख लेता है, लेकिन स्टैंडर्ड पॉइंटर जो है सेम टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। नेम ऑफ ए फंक्शन एंड विद। किसी फंक्शन का नाम किस चीज से एंड होता है। पैरेंथेसिस सर। पैरेंथेसिस, फंक्शन के नाम के बाद में पैरेंथेसिस लगे होने चाहिए, हर फंक्शन के बाद में पैरेंथेसिस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्टोर द लेटर एच इन कैरेक्टर वेरिएबल नेम्ड इनिशियल। ये जो है बेटा एक चीज और ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में आपके जितने भी मॉक टेस्ट हैं पाइथन के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ये सारे के सारे बीपीएससी बिहार बोर्ड के, मतलब बीपीएससी नहीं बिहार बोर्ड के
क्वेश्चंस हैं पिछले 5 साल में जितने भी 12th के पेपर हुए हैं बिहार बोर्ड के, तो उसमें तो पाइथन है नहीं वहां पे, ठीक है। तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना। बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि बिहार बोर्ड के जो पेपर हैं उनको सोल्व करवा दो, तो पेपर अरेंज करे हैं, फिर उसमें से देख लो। अब तो विच ऑफ द, इसमें C++ के क्वेश्चन मिलेंगे पाइथन की जगह, बाकी सिलेबस तो सेम ही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्टोर द लेटर H इन कैरेक्टर वेरिएबल नेम्ड इनिशियल। बताओ, कैरेक्टर बी सर, ऑप्शन बी। डी। है बी और बी इसमें H स्टोर कर रहे हैं हम, क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन बी। सर डी लग रहा है। बी सर, बी। डी तो हो नहीं सकता, क्योंकि डबल कोट में C++ में डबल कोट में स्ट्रिंग लिखी जाती है, ठीक है। क्या डी होगा। सर डी होगा सर, डी होगा डी सर। होगा सर। बी वाला होगा, बी। सिंगल कोट जो Yes. होता है उसमें कैरेक्टर लिखा जाता है, ठीक है। सिंगल कोट कैरेक्टर पाइथन की तरह नहीं होता C++ में कि पाइथन में सिंगल लगाओ, डबल लगाओ, ट्रिपल लगाओ, तीनों से काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिंगल कोट कैरेक्टर के लिए उसमें सिंगल कैरेक्टर लिखा जाता है, और अगर आपको स्ट्रिंग बनानी तो क्या करना पड़ेगा? डबल कोट। तो ये वाला हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का है, क्या है? स्ट्रिंग है। लेकिन उसने कहा कि हमें कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल अगर कैर टाइप का है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। इसमें सेमीकोलन नहीं लगा हुआ इसलिए एरर है, यहाँ पे भी सेमीकोलन नहीं लगा हुआ। ये स्ट्रिंग है और ये कैरेक्टर टाइप का है, ठीक है। अगर आपको ये स्ट्रिंग टाइप का बनाना होगा तो यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का एरे लगाना होता है, ठीक है। जो C++ में स्ट्रिंग अलग से नहीं होती, उसमें क्या करना होता है? कैरेक्टर टाइप का एरे बना देते हैं जैसे ये, और इसके अंदर जो है हम क्या इनिशियलाइज कर लेते हैं? स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर लेते हैं यहाँ पर। तो ऐसे लिखा जाएगा, ये तब सही होगा, नहीं तो ये हमारे पास क्या है? गलत है, ठीक है। तो एरे के थ्रू हमें यहाँ पे करना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द स्टेटमेंट टेम्पलेट व्हाट इज टी? टेम्पलेट जो है हमारे पास, उसमें टी क्या होता है हमारे पास? तो देखो, जो हमारे पास टेम्पलेट होती है, टेम्पलेट C++ में यूज करी जाती है, ठीक है। टेम्पलेट किस लिए यूज? सर ए होगा आंसर सर। जो हमारे पास इसमें पूरा नहीं दिया हुआ, स्टेटमेंट भी लिखा होता तो ज्यादा बेटर होता, ठीक है, कि कौन सा स्टेटमेंट है, किस तरह से। टेम्पलेट क्यों बनाए जाते हैं, किसी को पता है? जेनरिक क्लास, हाँ? जेनरिक क्लास डिक्लेयर करना। सर एक सैंपल प्रोग्राम होता है, जनरल प्रोग्राम होता है। जनरल एक जेनरिक प्रोग्राम बनाने के लिए कि भाई इस तरीके से हमारे पास है, और उसके बेस पे आप क्या करेंगे? चीजें डिफाइन कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो जो हमारे पास ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो है ना, व्हाट इज टी तो लिख दिया इसमें, ठीक है। तो ये वैसे ऐसे डिफाइन करा जाता है कि क्लास बना ली हमने और क्लास के आगे यहाँ पे टी लिख दिया, ऐसे, ठीक है। तो इसमें टी क्या है ये हमें बताना। तो टी हमारे पास जो है बेसिकली क्लास को डिनोट कर रहा है, एक क्लास है, ठीक है। और ये एक स्केलर टाइप का वेरिएबल भी होता है। भाई क्लास भी तो एक वेरिएबल, क्लास का नाम तो वेरिएबल का नाम ही होगा। कोई भी वेरिएबल क्या होता है? किसी भी आइडेंटिफायर जैसे किसी भी चीज का नाम हो सकता है, लेकिन ये एक हमारे पास क्या है? वेरिएबल भी है और एक क्लास भी है टी हमारे पास, ठीक है। और वेरिएबल क्या है? स्केलर वेरिएबल का मतलब क्लास टाइप का वेरिएबल होगा, नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आंसर आइदर ए और बी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लिया आप नॉर्मली समझो, जैसे हमने लिखा क्लास ए है, ठीक है, उसमें कुछ ये बनाया आपने। अगर C++ पढ़ रहे होंगे आप अगर, तो आपने देखा होगा वहां पे अगर हमें ए का ऑब्जेक्ट बनाना तो क्या लिखते हैं हम? AOB, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। C++ में ए मतलब क्या है? क्लास है, OB क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट का नाम है,
तो अगर इसको कंपेयर करें हम, यहाँ पे ए क्या होगी, क्लास होगी, और ओबी क्या हो गया, टी हो गया। तो ये ओबी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम तो ये वेरिएबल ही हो गया एक तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं कि वेरिएबल जिसका जो, या ऑब्जेक्ट किसका, किसी पर्टिकुलर क्लास का। तो स्केलर वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट होता है जो किसी पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे हम यूज कर रहे तो ये स्केलर वेरिएबल है, यहाँ पर यूज कर रहे तो ये क्लास है, ठीक है। तो स्केलर वेरिएबल मतलब एक ऑब्जेक्ट है क्लास का। तो ए और बी हमारे पास कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The feature that allow same operation to be carried out differently depending on the object। ये तो आसानी है, सेम ऑपरेशन अलग अलग तरीके से आपको परफॉर्म करना। फीचर अलाउ द टू बी कैरीड डिफरेंटली, तो क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो सेम काम को आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू। तो इसका आंसर ए हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू राइट डेटा दैट कंटेन्स वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट। आपको डेटा लिखना है, राइट करना है कंटेंट वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट टाइप का टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्ट्रीम, ठीक है। यू शुड यूज, बताओ भाई स्ट्रीम मतलब क्या है, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है फाइल सर। भाई, बाइट होगी हमारे पास, स्ट्रीम का मतलब होता है बाइट। ये बार बार ज्वाइन और डिस्कनेक्ट क्या अब आए। हाँ बेटा, क्या आंसर होगा इसका कि टू राइट द डेटा दैट कंटेंट वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट, ठीक है। वेरिएबल तो उसका किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, लेकिन कंटेन कर रहा है वो टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्ट्रीम। तो क्या होगा आंसर, बताओ। डी इंसर्शन ऑपरेटर यूज करेंगे, या हमारे पास सेल जी यूज करेंगे, राइट क्यू यूज करेंगे, या पुट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे। पुट सर। पुट, पुट तो कैरेक्टर को करता है, पहले पुट वगैरह वैसे स्ट्रिंग को भी कर लेता है। पुट सी कैरेक्टर के लिए यूज होता है नॉर्मली, तो ठीक है। यहाँ पर होगा सर, ये गलत लिखा, सील गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सीक जी होगा। ये इसमें जैसे सीक होता है पाइथन में, वहां पे सी प्लस प्लस में हम सीक जी यूज करते हैं, ठीक है। तो इस ये वाला ऑप्शन जो सेकंड वाला है, ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास सीक जी होगा। अब आपको यहाँ पे समझना कि हमारे पास राइट करना डेटा, देखो सीक जी हमारे पास सी प्लस प्लस में हम यूज कर ही लेते हैं। इंसर्शन ऑपरेटर क्या होता है, इंसर्शन और एक्सटर्शन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, बता सकते हैं कौन सा इंसर्शन और कौन सर सा। एक सी इन के लिए होता है, एक सी आउट के लिए होता है। हाँ, डबल राइट शिफ्ट होता है सी इन के लिए, और डबल लेफ्ट शिफ्ट होता है सी आउट के लिए होता है सर। अच्छा, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट है, राइट। हाँ। तो अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये लेफ्ट शिफ्ट है, ये क्या कहलाएगा, इंसर्शन या एक्सटर्शन। टी और ये एक्सटर्शन, एक्सटर्शन कहलाएगा सर। ये बेटा इंसर्शन होता है, ये इंसर्शन सॉरी सर, इंसर्शन है सर ये। ऑपरेटर आउटपुट के लिए यूज होता है, इसलिए यूज होता है। इसकी आउट को ही सर बोलते हैं इंसर्शन। हाँ, सी आउट जो होता है हमारे पास, ये वाला इंसर्शन के लिए यूज करा जाता है। और ये ऑपरेटर जो होता है राइट वाला जो हम यूज करते हैं, ये एक्सटर्शन ऑपरेटर कहलाता है। और एक्सटर्शन ऑपरेटर जो है हमारे पास इनपुट के लिए यूज होता है, यानी हम सी इन में यूज करते हैं, सी इन के साथ यहाँ पर, ठीक है। एक हमारे पास जो है राइट, ये सीक जी किस लिए यूज होता है, सीक जी फाइल में यूज होता है ना, यस किस लिए यूज होता है, सर पोजीशन के लिए। सर्च के लिए, पोजीशन के लिए। पोजीशन के लिए होता है, कि जो फाइल पॉइंटर है उसको मूव कराना होता है हमें, एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें मूव कराना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, सीक जी का यूज करते हैं।
ठीक है। अच्छा, पुट आपको पता ही है, कोई स्ट्रिंग अगर हमें लिखनी होती है तो हम पुट का यूज करते हैं। अब ये राइट क्यू लिखा हुआ है हमारे पास, राइट क्यू है, ये टेम्पलेट वगैरह में करते हैं हम, ठीक है। इसका यूज बेसिकली टेम्पलेट में किया जाता है। जब जो अभी आपने पढ़ा पीछे एक टेम्पलेट का प्रोग्राम आया था, उसमें हम यूज करते हैं। वैसे नॉर्मली इसका कोई ज्यादा हमारे बेसिक उसमें कोई यूज नहीं होता है। तो वहां से दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है वैसे राइट क्यू होगा। राइट क्यू मतलब एक कंटेन्स ए वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट एंड टू एन ऑब्जेक्ट टू टाइप ऑफ स्ट्रीम, यानी किसी स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट उसमें डालना। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट किसका है, स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट जो है किस में लेके जाना हमारे पास, फ्लोट टाइप के, उनको रिलेट करने के लिए राइट क्यू का यूज करा जाता है अलग से। तो इसका आंसर राइट क्यू होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 43 पे। 43 का आंसर बताइए क्या होगा। इफ यू डिक्लेयर टू ऑब्जेक्ट एज कस्टमर फर्स्ट कस्ट, ठीक है। कस्टमर क्या है, इसमें क्लास है, ठीक है। ये ऐसे समझो आप, ये कस्टमर नाम की क्लास है, उसमें फर्स्ट कस्ट नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और एक सेकंड कस्टमर के नाम से है, सेकंड कस्ट, दो ऑब्जेक्ट बनाएगा, फर्स्ट और सेकंड कस्टमर, ठीक है। इस तरीके से है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कौन सा ट्रू होगा इसमें, बताओ। Each object will store a separate copy of any static member data. Yeah, each object will store a separate copy of any member function. Each object will store a separate copy of any non-static data member. You cannot declare two objects of the same class. सेम क्लास के दो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? यस सर, यस हाँ सर। सर। बना सकते हैं, वो तो कितने भी बनाओ, दो क्या चाहे 50 बना लो। तो ये वाला तो आंसर आपका गलत ही हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये बताओ कि स्टैटिक मेंबर की मल्टीपल कॉपी बनती है क्या? स्टैटिक मेंबर तो शेयर होते हैं, उनकी कभी कॉपी नहीं बनती। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब पे शेयर होते हैं, वो ग्लोबल एरिया में स्टोर होते हैं, ठीक है। स्टैटिक मेंबर की कभी कॉपी नहीं क्रिएट होती, वो शेयरेबल होते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट उसको चेंज करेगा वो सभी के लिए चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लिया हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, ये क्लास का एरिया है, मेमोरी एरिया, इतना एरिया। इस क्लास ने मान लिया दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो जो ये ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये ऑब्जेक्ट OB1 है, ये ऑब्जेक्ट OB2 है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट बन गए, तो जो स्टैटिक मेंबर होंगे ना तो इस ऑब्जेक्ट के मेमोरी में आएंगे ना इस मेमोरी में, वो क्लास एरिया में रहते हैं। जो स्टैटिक होंगे, मान लिया स्टैटिक में हमारे पास हमने कुछ वेरिएबल बनाए ABC, तो वो यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पर जो है केवल वो रहेंगे हमारे पास जो लोकल वेरिएबल या नॉन स्टैटिक होते हैं, वो सब चीजें रहेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब सेपरेट कॉपी स्टैटिक की तो बनेगी नहीं। अच्छा, ईच ऑब्जेक्ट विल स्टोर ए सेपरेट कॉपी ऑफ मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन की सेपरेट कॉपी, जो मेंबर फंक्शन होते हैं वो भी ऑब्जेक्ट एरिया में नहीं होते, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, क्लास में होते हैं, और सभी ऑब्जेक्ट उनको कॉल कर सकते हैं। केवल जो लोकल वेरिएबल होते हैं, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर बोलते हैं, जो वेरिएबल है। जैसे एक क्लास है हमारे पास, क्लास A है, ठीक है। तो उस क्लास में मैंने यहाँ पे कुछ स्टैटिक लिख दिए ABC, ठीक है, ये स्टैटिक है। और नॉर्मल वेरिएबल है, ये इंटीजर में नॉर्मल वेरिएबल इंट D है एक, तो D यहाँ पे भी जाएगा, D यहाँ पे भी जाएगा, D की अलग अलग कॉपी बनेंगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अगर D में कुछ चेंज करता है, इसके लिए कोई चेंज नहीं होगा। तो जो डेटा मेंबर होते हैं नॉन स्टैटिक, ये स्टैटिक वाले भी डेटा मेंबर हैं, लेकिन ये हमारे पास अलग रहते हैं,
ठीक है, ये सेरेबल रहते हैं। और नॉन स्टैटिक जो है वो हमारे पास सेपरेट कॉपी बनती है। आंसर होगा इसका सी। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग कॉपी डिफाइन हो जाती है उसके लिए, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई क्या होगा इसका। इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। इनहेरिटेंस किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इनहेरिटेंस जनरल नॉलेज, principle that class नॉलेज with ऑफ the जनरल। same name must to be derived from another फ्रॉम वन अनदर। हो सकती है सेम नाम की, हो सकती है क्या? सेम नाम से क्या मतलब है? सेम नाम की तो क्लास एक जगह बनेंगी भी नहीं, तो यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, वो तो एक प्रोग्राम में सेम नाम की कहाँ बनाओगे, अलग अलग बनाओगे। दूसरा है नॉलेज ऑफ जनरल कैटेगरी कैन बी अप्लाइड टू मोर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन में ही आता है इनहेरिटेंस। जो रियल लाइफ के हमारे पास जनरल स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होती हैं वही हम ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे अप्लाई करें। सी प्लस प्लस मे बी यूज्ड ओनली इफ दे हैव लॉजिकल प्रीसिडेंस। इसका मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब वही होता है जैसे पेरेंट के फीचर में कुछ प्रॉपर्टीज उनके चाइल्ड में आ जाती हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस आनुवंशिकता का नियम जो है वो इसमें चलता है। सी प्लस प्लस फंक्शन में बी यूज्ड ओनली इफ दे हैव लॉजिकल प्रीसीडेसर। तो सी प्लस प्लस फंक्शन ऐसे कि लॉजिकल प्रीसीडेसर हो उसमें तभी करेंगे, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और वन फंक्शन में इन्वोक डिफरेंट मेथड, तो इसका भी इससे इनहेरिटेंस से कोई मतलब नहीं। आंसर हो जाएगा इसका बी। प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन कैन बी। प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन को यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं, है भाई। जो हमने डिफाइन किए हैं प्रोग्रामर डिफाइन बोल दो या यूजर डिफाइन बोल दो। तो प्रोग्रामर डिफाइन फंक्शन कैन बी क्या हो सकते हैं हमारे पास? वैल्यू रिटर्न फंक्शन कि उसमें वैल्यू रिटर्न होगी, या वॉइड फंक्शन ही हो सकते हैं। तो कैसे भी फंक्शन, वॉइड फंक्शन और वैल्यू रिटर्न फंक्शन क्या है? जैसे आप बनाते हो वॉइड शो बना दिया आपने एक फंक्शन, इसमें लिखा, इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। एक आपने बना दिया इंट सम बना दिया, जिसमें ए और बी हमारे पास दो हमारे पास पैरामीटर इसमें पास हो जाएंगे। यहाँ पे हमने एक इंटीजर ए इंटीजर बी दो पैरामीटर हमने यहाँ पे ले लिए, तो यहाँ पे हमने कुछ कोड करके रिटर्न कर दिया सम को। ठीक है, या एडिशन जो ऐड हो गया वो रिटर्न कर दिया। तो भाई ये वाला फंक्शन जिसमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखा वो कहलाता है वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन। जिसमें वॉइड लिखा हुआ है कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं, वो वॉइड फंक्शन। तो कैसे फंक्शन बना सकते हैं? यूजर डिफाइन फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसे बनाओ। ठीक है, सी वाला आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, फंक्शन कॉल होता है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। और ऑब्जेक्ट के आउट ऑफ स्कोप जाने पे जो कॉल होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टर। 47 नंबर क्वेश्चन, इफ यू असाइन ए डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल। ये बेटा 40 मिनट की वो होती है ना, इसमें 5 मिनट बाद क्लास बंद हो जाएगी, नोट करा। चलो कोई नहीं, हम देख लेंगे। ठीक है, ये इफ यू असाइन ए डिफॉल्ट वैल्यू टू एफ एनी वेरिएबल इफ ए फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर आपने फंक्शन का प्रोटोटाइप, फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है? जो फंक्शन की डेफिनेशन, मान लिया एक फंक्शन है इंट सम नाम का, आपने फंक्शन बनाया, उसमें दो वेरिएबल लिए ए और दूसरा वेरिएबल हमारे पास बी। ठीक है, और b की वैल्यू आपने पहले से ही डिफाइन कर दी कि 10 है हमारे पास। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे कर दिया। तो उसने कहा कि इफ यू असाइन डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इन फंक्शन प्रोटोटाइप पैरामीटर लिस्ट। तो जो हम ये डिफॉल्ट वैल्यू करते हैं ये हमेशा राइट साइड से होती है, पहले राइट वाले की फिर लेफ्ट वाले की, ऐसे चलता है। ठीक है, प्रोटोटाइप में तो अदर पैरामीटर इन द फंक्शन प्रोटोटाइप मस्ट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। अगर एक की करी तो बाकी की भी करनी मैंडेटरी है क्या? नो, नहीं है, हमने बी की नहीं करी। अगर ए की करेंगे तो बी की करनी जरूरी है, बी की करेंगे तो ए की करनी जरूरी नहीं है। तो ऑल पैरामीटर टू द राइट ऑफ द वेरिएबल मस्ट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। अगर ए की कर दी तो ए के राइट में जितने भी वेरिएबल उनकी डिफॉल्ट वैल्यू होनी
मस्ट है, ये तो सही बात कह रहा है। ठीक है, ऑल पैरामीटर टू द लेफ्ट ऑफ द वेरिएबल मस्ट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नो अदर पैरामीटर इज दैट प्रोटोटाइप कैन हैव डिफॉल्ट वैल्यू, किसी की भी नहीं होगी। तो सबसे सुटेबल आंसर क्या है, बी वाला है, कि अगर आपने कर दिया तो उसके राइट साइड के भी सभी की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें बेटा कहा है ए फंक्शन that is called automatically each time an object is destroyed, तो क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्टर कहलाता डिस्ट्रक्टर। है। आंसर डिस्ट्रक्टर। अच्छा 49 है हमारे पास, द मोस्ट efficient data type for a variable that store the letter C in the data type, हमें किसी वेरिएबल है a इक्वल टू उसमें C को स्टोर करना है। ठीक है, तो इस A का डेटा टाइप बताओ क्या रखें, क्या रखना, कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर ही रहेगा। सिंगल ही है तो कैर टाइप रखेंगे भैया, भाई डबल अच्छा, ये इंटीजर लॉन्ग वगैरह ये तो है नहीं, ये तो कैरेक्टर है, तो हमारे पास सी वाला आंसर, ए वाला आंसर हो जाएगा। आपको सी प्लस प्लस का रिवीजन करवा देंगे ये वाले मॉक टेस्ट। ठीक है, चलो इनमें ज्यादातर क्वेश्चन देखो, अगर मान लिया आपके सिलेबस में इस बार अगर इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें तो सी भरा हुआ है सारे मॉक टेस्ट में है, ये पेपर में आया हुआ तो सी लैंग्वेज। तो इसी तरह से बाकी में देखें एचपीएससी है या केवीएस का पेपर देखेंगे उसमें पाइथन ही आया हुआ था, एचपीएससी का होगा पाइथन रहेगा ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे ही ईएमआरएस का होगा उसमें पाइथन होगा, चेंज करके। तो जो प्रोग्रामिंग चल रही है उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा सिलेबस का आ ही जाता है। अब तुम्हारे में देखो क्या आएगा, उन्होंने क्लियर तो इतना मानी, इफ यू वांट टू यूज ए क्लास टू डिफाइन ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट प्रोग्राम यू शुड डिफाइन द क्लास इन C++ फाइल, बताओ भाई क्या आंसर होगा। क्वेश्चन में हेडर कहा फाइल। कि हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना अलग अलग प्रोग्राम में, जैसे मॉड्यूल करते हैं हम उसमें पाइथन के अंदर, कि हमने एक क्लास बनाई उसका ऑब्जेक्ट बाकी क्लासेस में यूज करना है हमें, तो वो जो हमारे पास जिस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट करना उस क्लास को बाकी क्लास में कैसे यूज करेंगे, एज ए हेडर फाइल हम यूज कर लेंगे। तो हेडर फाइल की तरह उसको सेव कर दो, पाइथन में इनको मॉड्यूल बोलते हैं, C++ में या सी लैंग्वेज में उनको हेडर फाइल बोलते हैं। तो हेडर फाइल बना के आप उसके अंदर उनको स्टोर कर सकते हो। तो एक मान लिया आपने प्रोग्राम बनाया उसमें .h से सेव कर दो, फिर उसको आप किसी दूसरे वाले प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हो, इंक्लूड करा वहां पे और आप उसको क्या करेंगे, फिर एक्सेस कर सकते हैं वहां पे उसके फंक्शंस को कॉल करा सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया है।